Hello friends, I'm Shiran Khan and I welcome you all of you to my YouTube channel ePartcom. So today friends, I'm making this video in continuation of my last video. So in my last video I have discussed about the time of supply in case of supply of goods. हमने जो time of supply किया था last time, time of supply I have done time of supply in case of गुड्स के केस में हमने किया था, जिसमें हमने सेक्शन 12 डिस्कस किया था। वेरियस सब सेक्शंस हमने डिस्कस किया था कि उसमें हमारे कैसे हम डिटरमिन करेंगे कि व्हाट वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई। तो उसमें हमने डिफरेंट केसेस किए थे। एक तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म किया था, फिर दूसरा हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म किया था, और तीसरा हमने किया था वाउचर का केस हमने किया था। ये 3 केसेस हमने डिस्कस किए थे बहुत अच्छे से, एग्जाम्पल के साथ डीप डिस्कशन हमने किया था। इससे फ्रेंड्स दो चीजें रह गई थी। रेजिडुअल प्रोविजन रह गया था, रेजिडुअल प्रोविजन, और बाय वे ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको मैंने इसलिए छोड़ रखा था क्योंकि ये जो है और इसके साथ साथ जो हमारा क्या कहते हैं कि सर्विसेज का है, तो लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो हम ये दोनों को एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे जब हम आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है, दैट इज योर time of supply in case of services under section 13 of the CGST Act। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं that is time of supply in case of services under section 13 of CGST Act 2017। सो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में इस चीज को डिस्कस किया था कि टाइम ऑफ सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन्स द टाइम एट विच योर लाइबिलिटी टू पे टैक्स अराइजेस। सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट हो गया, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई में हमने डिटरमिन कर लिया कि सीजीएसटी, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है। अब किस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू हैव टू पे टैक्स, ये हम डिटरमिन करेंगे कैसे? टाइम ऑफ सप्लाई से। तो टाइम ऑफ सप्लाई में भी हमें डिफरेंट प्रोविजंस करने हैं, डिफरेंट पार्ट्स में करने हैं। पहला तो है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, इन केस ऑफ सर्विसेज विच इज ऑन विच द टैक्स इज पेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, फॉरवर्ड चार्ज बेसिस। दूसरा हमको करना है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। फिर तीसरा हमको करना है इन केस ऑफ वाउचर्स। फिर हमें करना है रेजिडुअल प्रोविजन, जहां पे ये टाइम ऑफ सप्लाई इन सब सेक्शंस में डिटरमिन नहीं हो पा रहा है, तो हम कैसे डिटरमिन करेंगे, वो हमें करना है रेजिडुअल प्रोविजन, रेजिडुअल सेक्शन है वो। फिर हमको करना है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, कि सपोज दैट हमने बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, सपोज दैट हमने इनवॉइस इशू की है और हमने कहा कि आपको ये इनवॉइस के अगेंस्ट जो पेमेंट है वो 1 महीने में पे कर देना है। 1 लाख रुपए की इनवॉइस थी, लेकिन मैंने कहा कि अगर उससे डिले होगा तो मैं 1000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो 1 महीने का डिले हुआ और वो 1 लाख रुपए की जगह मुझे 1000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा एज एन इंटरेस्ट। तो वो जो एडिशन हुआ है टुवर्ड्स एन इंटरेस्ट, तो उस एडिशन का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, उस पर हमें टैक्स कब पे करना है, ये हम डिटरमिन करेंगे इस पर्टिकुलर सब सेक्शन में, ठीक है। तो सब सेक्शन 6 है, उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई वेयर द सप्लायर इज लायबल टू पे tax on forward basis, on forward charge। तो फॉरवर्ड चार्ज क्या है, रिवर्स चार्ज क्या है, ये हमने अपनी पहले की वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है, कि फॉरवर्ड चार्ज कैसे होता है, कब होता है, और रिवर्स चार्ज क्या होता है और कब होता है। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट अगेन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बस डिस्कस करूंगा कि क्या कंडीशंस हैं और टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा।
तो वेयर इनवॉइस इज इशूड, पहला केस है इस पर्टिकुलर केस में जहां पे फॉरवर्ड चार्ज पे बेसिस पे हम टैक्स पे कर रहे हैं। तो वेयर इनवॉइस इज इशूड, वेयर इनवॉइस इज इशूड विदिन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड, within the period under section 31, within the period prescribed period अंडर सेक्शन 31। लास्ट टाइम में मैंने अंडर सेक्शन 31 को डिस्कस किया है कि सेक्शन 31 क्या है, लेकिन जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो गुड्स के केस में डिस्कस किया था, ठीक है, क्योंकि वहां पे उसकी ही रिक्वायरमेंट थी। यहां पर हम सेक्शन 31 को डिस्कस करेंगे सर्विसेज के केसेस में। लेकिन फ्रेंड्स, सेक्शन 31 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम पूरा एक अलग से इसका टॉपिक है टैक्स इनवॉइस का, तो वहां पर हम इसको अलग से पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम छोटा सा इसका पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 31 में इन केस ऑफ सर्विसेज हमें इनवॉइस कब और कैसे इशू करना है। तो इनवॉइस इज इशूड विद इन अ पीरियड अंडर सेक्शन 31। तो जो सेक्शन 31 में पीरियड दिया हुआ है, अगर उस पीरियड के अंडर में, मतलब उस पीरियड तक हम इनवॉइस को इशू कर देते हैं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। तो फ्रेंड्स, इसको डिस्कस करने से पहले मैंने ये दोनों डेट्स बता दी कि भाई डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, ये दो डेट्स हैं। दोनों डेट में से विच एवर इज अर्लियर दैट विल बी द पॉइंट ऑफ सप्लाई इन दिस पर्टिकुलर केस, इन केस ऑफ सर्विसेज वेयर टैक्स इज पेड ऑन फॉरवर्ड चार्ज बेसिस। बट सर ये सेक्शन 31 क्या है, प्लीज इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ठीक है, मैं सेक्शन 31 को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो अंडर सेक्शन 31 इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस, इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विसेज। तो देखो, इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विसेज हम कैसे डिटरमिन करेंगे। तो पहला है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन अ नॉर्मल कंडीशन, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर नॉर्मल कंडीशन, अंडर नॉर्मल कंडीशन, कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, नॉर्मल कंडीशन है, मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं या कुछ भी, कोई भी सिंपल कंडीशन में कोई सर्विसेज में प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इन दैट पर्टिकुलर केस द इनवॉइस शुड बी इशूड, the invoice should be issued before the provision of services। पहला पॉइंट क्या है, बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। दूसरा पॉइंट है विद इन 30 डेज, विद इन 30 days, or in case of insurance companies, banking companies or financial companies, it is 45 days. It is 45 days in which case? In case of insurance company, in case of banking companies, in case of financial companies including NBFCs, उसके लिए क्या है, within 45 days. So within 30 days from the date of supply of service, from the डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसका क्या मतलब है, सपोज दैट मैं कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट के सर्विसेज दे रहा हूं या कोई भी अंडर नॉर्मल कंडीशन मैं मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो इन दैट केस द इनवॉइस शुड बी इशूड, इनवॉइस शुड बी इशूड, सपोज दैट जो मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं वो 2 मई को प्रोवाइड की हैं, 2 मई को प्रोवाइड की हैं, ठीक है, 2 मई को मैंने कोई सर्विस प्रोवाइड की है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस द इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, बिफोर द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। आफ्टर भी कर सकते हैं, आफ्टर भी कर सकते हैं, बट आफ्टर में क्या 2 साल 4 साल कर सकते हैं, नो, आफ्टर में एक टाइम पीरियड है विद इन 30 डेज और 45 डेज एज द केस मे बी फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई। तो जिस दिन हमने सप्लाई की है, 2 मई को सप्लाई की है, इस दिन से लेकर के 30 दिन के अंदर अंदर, 30 दिन इसको हम काउंट करेंगे तो मे के 28 डेज, सॉरी शायद 29 डेज, और शायद
जून, आई थिंक 2 मई को अगर इंक्लूड करेंगे तो इट विल बी 31 ऑफ मई। अगर 30 डेज काउंट करें तो 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। 10th ऑफ मई 9 डेज, फिर 20 डेज, 20 क्या कहते हैं कि 30 तक 29 डेज हो गए और प्लस 31, तो 31 डेज मीन्स 31 मई से पहले पहले हमको क्या करना है, इनवॉइस इशू कर देना है। तो ये जो डेट हमारी है, या तो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज से पहले हम इशू कर दें, चलो ठीक है। अगर इनवॉइस तब तक इशू नहीं किया है तो प्रोविजन ऑफ सर्विसेज के बाद भी हम इनवॉइस इशू कर सकते हैं, लेकिन कितना बाद कर सकते हैं, तो दैट इज विद इन 30 डेज इन नॉर्मल कंडीशन एंड 45 डेज इन केस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल कंपनीज इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, वहां पर हम क्या करें, इनवॉइस इतने दिन तक इशू कर दें। तो पहला केस है। दूसरा केस है इन केस ऑफ सीजेशन ऑफ सप्लाईज, मतलब हमारी सप्लाई जो है सीज हो गई है। इन केस ऑफ सीसेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ सप्लाई, सपोज दैट हम कोई सप्लाई करते थे, सपोज दैट मैं कोई सर्विस, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, ठीक है, मैंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। मल्टी स्टोरी मतलब 50 फ्लोर्स या 40 फ्लोर्स हमको बनाने हैं, 40 फ्लोर्स की एक बिल्डिंग बनानी है, हमने उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है। लेकिन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 25 फ्लोर्स, 25 फ्लोर्स को कंप्लीट करने के बाद वो जो मेरी सर्विस है वो सीज हो गई ड्यू टू सम कंडीशन, हो सकता है वो इलीगल हो गई हो या कोई और भी टेक्निकल रीजंस हो सकते हैं, उस रीजन पे मुझे नहीं जाना है। हो सकता है वो जो मेरी सर्विस है वो सीज हो गई हो, मतलब कम्स टू एन एंड, वो सर्विस प्रोवाइड करना सीज हो गया है, वो सर्विस में प्रोवाइड नहीं करता। तो इन दैट पर्टिकुलर केस द इनवॉइस शुड बी इशूड एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस। सपोज दैट मैं कोई सर्विस प्रोवाइड करता था अप टू 18th ऑफ मई, मतलब 40 फ्लोर्स बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मुझे मिला था, और अप टू 18th ऑफ में मैंने 25 फ्लोर्स जो है कंप्लीट कर रखे थे, और 18th मई के बाद जो है मेरी सर्विस क्या हो गई, वो सीज हो गई। तो इन दिस पर्टिकुलर केस द इनवॉइस शुड बी इशूड ऑन और बिफोर एट द टाइम व्हेन द सप्लाई सीजेस। जिस दिन सप्लाई सीज हुई है इस दिन जो है हमें इनवॉइस इशू कर देना है। अच्छा, किस एक्सटेंट तक इशू करना है, जिस एक्सटेंट तक हमने काम कंप्लीट कर लिया है। हमने 40 फ्लोर्स का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, लेकिन 40 फ्लोर्स कंप्लीट नहीं किए हैं, सिर्फ 25 फ्लोर्स कंप्लीट किए हैं, तो इतने के बराबर का हमको, इस एक्सटेंट तक का हमको क्या करना है, इनवॉइस इशू करना है। तो यहां पर क्या होगा, इन केस ऑफ सीजेशन ऑफ सर्विसेज, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सप्लाई, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस सप्लाई, in case of continuous supply, in case of continuous supply the invoice should be issued before the receipt of such statement or such payment। इसका क्या मतलब है, the invoice should be issued either on or before the due date of payment, जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है उस पे, या बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव्स द पेमेंट, और ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द माइलस्टोन इवेंट when the payment is linked to completion of an event। इसका क्या मतलब है कि अगर हम कॉन्टिन्यूअस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूअस सर्विसेज प्रोवाइड करने के केस में क्या है कि जैसे कि हम कोई सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि थ्रू लाइक पाइपलाइन है, जैसे गैस एलपीजी गैस कनेक्शन है या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, तो ये हमारा क्या है, कोई सर्विसेज है जो हम कॉन्टिन्यूअसली प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन दैट पर्टिकुलर केस the invoice should be issued on or before receipt of such statement, receipt of such monthly statement, मतलब मंथली अगर सप्लाई करना तो such monthly statement, और receipt of such payment, और receipt of such payment whichever is earlier। तो फ्रेंड अभी टेंशन मत लो, इसको मैं डीपली डिस्कस करने वाला हूं आगे, इसका पूरा अलग से टॉपिक है। तो रिसीट ऑफ सच स्टेटमेंट मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, हम पे करते हैं, हर मंथली हमारे पास बिल आता है, तो स्टेटमेंट है भाई आपका ये अमाउंट ड्यू है। तो ईदर द इनवॉइस शुड बी इशूड ईदर रिसीट ऑफ सच ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच स्टेटमेंट और ऑन द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच पेमेंट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सप्लाई विच एवर इज अर्लियर। और इन केस जहां पर जो सर्विसेज पेमेंट है दैट इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, वेयर सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर पेमेंट इज लिंक्ड
with such with some events। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सपोज दैट मैं मिस्टर ए को एक ट्यूशन क्लास देता हूं जीएसटी की। अब मेरा मिस्टर ए के साथ जो है एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब एक ट्रीटी हुई है। उन्होंने कहा सर मेरे पास 5 यूनिट्स हैं और हर जो पेमेंट मैं आपको करूंगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ईच यूनिट। जैसे जैसे एक एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो हमने वहां पे एक इवेंट डिसाइड कर दिया है कि ये इवेंट कंप्लीट होगा तो मैं पेमेंट करूंगा, फिर ये इवेंट कंप्लीट होगा, मतलब दूसरी यूनिट कंप्लीट होगी फिर पेमेंट करूंगा। तो वहां पर ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इवेंट व्हेन द पेमेंट इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट। तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होगी, वो एक इवेंट कंप्लीट होगा, हमको पेमेंट लेना है, तो इनवॉइस शुड बी इश्यूड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जहां पर सप्लाई where the payment is linked with completion of such some event, so in that particular case the invoice should be issued on or before the completion of such events। ठीक है, तो ये कुछ हमारे केसेस थे सेक्शन 31 में दिए हैं कि सेक्शन 31 में हमारे डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या होगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि सेक्शन 31 में, अब मैं फिर से पीछे आता हूं, यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, इनवॉइस इज, तो यहां पे क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई वेयर द सप्लायर इज लायबल टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज बेसिस। तो इन दैट पर्टिकुलर केस द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस जो भी हमने डिस्कस किया, ठीक है, अंडर सेक्शन 31, और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या है। अगर इनवॉइस इश्यू होगी तो इट्स फाइन, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि लास्ट डेट क्या होनी चाहिए, एक्चुअल इश्यू ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑन विच he is liable, he is required to issue the invoice। ठीक है, वो देखेंगे, और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो ये हमारा जो है पहला केस था। ठीक है, अब दूसरा केस क्या है, ये तो फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे था। एक इसका एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल इसको सॉल्व करते हैं। सपोज दैट जी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए है, जो कि फॉलोइंग डिटेल्स देता है। डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या है, 25 अक्टूबर 2018 है। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस IOI विद इन 30 डेज ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, उसने मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन विद इन 30 डेज उसने प्रोवाइड कर दिया है, इनवॉइस इश्यू कर दिया है, दैट इज 28 अक्टूबर 2018। हमको यहां से पता चला कि 25 और 28 मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस कब दिया है, 25 को दिया है, और उसके विद इन तीसरे दिन ही कर दिया, मतलब विद इन 30 डेज उसने इनवॉइस इशू कर दिया है। डेट ऑफ एंटरिंग द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और डेट ऑफ रिसिट क्या होगा, मैंने तुमको पहले बताया डेट ऑफ रिसिट ऑफ पेमेंट क्या होगा, ईदर द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज क्रेडिटेड इन द बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, दैट विल बी द डेट ऑफ रिसिट ऑफ पेमेंट। ठीक है, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट क्या है, 7 नवंबर 2018 है। डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट, जिस दिन क्रेडिट हुआ है वो क्या है, 6 नवंबर 2018। अब हमको पता लगाना टाइम ऑफ सप्लाई, तो सप्लाई ऑफ सर्विस कब हुई है, 25 अक्टूबर, तो 25 अक्टूबर से पहले पहले उसको इनवॉइस इशू कर देना था, लेकिन अभी तक उसने इशू नहीं किया, तो ठीक है, बाद में भी कर सकता है। तो विद इन 30 डेज उसने इनवॉइस इशू कर दिया है। अगर नहीं भी किया होता तो मानकर चलता है कि विद इन 30 डेज उसने कर दिया है, क्योंकि वो लीगल प्रोविजन है, हम उसको फिर विद इन 30 डेज काउंट करके वही डेट लेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि उसने विद इन 30 डेज कर दिया है, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या है, 28 अक्टूबर है 2018। और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या है, तो इधर डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, तो 6 नवंबर 2018। तो ये दो डेट्स हमको मिल गई, तो इन दोनों डेट में से विच एवर इज अर्लियर, दैट इज 28 अक्टूबर 2018, दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस पर्टिकुलर केस। तो आई होप कि ये एग्जांपल आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 3, अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हमने पहले फॉरवर्ड चार्ज पढ़ा, फिर अब रिवर्स चार्ज करेंगे। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में फ्रेंड्स क्या है, पहला डेट है द डेट ऑफ पेमेंट, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या है कि जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है ही इज डायरेक्टली पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट।
मतलब वो पे कर रहा है अमाउंट भी, हमने मिस्टर ए से सर्विस ली तो उस सर्विस के लिए पे किया, और साथ में वो जो टैक्स अमाउंट है वो हमको गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करना है। तो यहाँ पर क्या है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट नहीं होगा, डेट ऑफ पेमेंट होगा। रिसीट नहीं कर रहे, यहाँ पे हम पे कर रहे हैं पेमेंट को, जो सर्विस हमने ली है उसके अगेंस्ट हमने पेमेंट करना है। तो पहली डेट क्या होगी, द डेट ऑफ पेमेंट, द डेट ऑफ पेमेंट, द डेट ऑफ पेमेंट। अच्छा, डेट ऑफ पेमेंट भी दो होगी, मैंने पहले बताया था। डेट ऑफ पेमेंट क्या होगी, या तो जिस दिन उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री की है उस पेमेंट की, या जिस दिन उसके बैंक से वो डेबिट हुआ है अमाउंट, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर दैट विल बी द डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, यहां पे रिसिट की बात नहीं हो रही, पेमेंट की बात हो रही, क्योंकि यहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। तो रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज के लिए पे करेगा। तो यहां पर जिस दिन उसने उस पेमेंट की एंट्री की होगी बैंक बुक्स ऑफ अकाउंट में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, या जिस दिन उसके अकाउंट से वो अमाउंट डेबिट हुआ होगा, तो दैट विल बी द अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग टू डेट्स विल बी द डेट ऑफ पेमेंट। दूसरा क्या है, अच्छा गुड्स के केस में हमने क्या लिया था, द डे इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 डेज। तीन कंडीशन हमने ली थी, पहला तो रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट और डे इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, वो लिया था गुड्स के केस में। लेकिन सर्विसेज के केस में दो डेट्स हैं, पहला तो है डेट ऑफ पेमेंट, क्योंकि यहाँ पे गुड्स हम रिसीव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट है। दूसरा द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज। वहां पर क्या था, प्लीज माइंड इट, वहां पर 30 डेज था, यहां पर क्या है 60 डेज, मतलब 61st डे जो होगा, 60 दिन उसके आगे एक दिन आगे वाला दिन जो है 61st डे जो होगा, तो 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। इसका क्या मतलब, इनवॉइस या कोई अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं या सिमिलर डॉक्यूमेंट्स हैं बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, जिससे प्रूफ होता है कि हमने टैक्स पे किया है, तो द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग, सपोज अगर हमने 2 मई को कोई लिया है, या हाँ 2 मई का ही लेते हैं, तो 30 डेज हो गए, 31 मई तक 30 डेज हो गए, फिर 30 जून तक, मतलब मई के 30 डेज हो गए, फिर जून के 30 डेज हो गए, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 30 डेज का ही होता है, तो ये 60 डेज हो गए। इसका मतलब 1 जुलाई जो होगा, क्योंकि मई जो है वो 31 डेज की होती है, तो इस दिन से लेकर के हम क्या काउंट करेंगे, 60 डेज काउंट करेंगे। तो 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, इट मींस दैट द 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस। तो 61वां दिन होगा 1 जुलाई, दैट विल बी द सेकेंड डेट। तो इन दोनों डेट्स में से जो विच एवर इज अर्लियर, ये दो डेट्स हमने कंपेयर की, पहले हमने डेट ऑफ पेमेंट पता लगाई, डेट ऑफ पेमेंट कैसे पता लगाई, इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, वो हमारी क्या है, डेट ऑफ पेमेंट है। फिर हमने दूसरी डेट पता लगाई कि 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। अब इन दोनों में से भी विच एवर इज अर्लियर होगा, दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एक इसका एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि और अच्छे से इस चीज की क्लियरेंस हो जाए। तो इसका एग्जांपल है ग्रीश आहूजा में है, मिसेज आर रिसीव सप्लाई ऑफ सर्विसेज फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर वो टैक्स पे करेंगे। इंफॉर्मेशन दी है, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट क्या है, जो उन्होंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री की है, दैट इज 23 अक्टूबर 2018। फिर डेट ऑफ डेबिट, जिस दिन उनके बैंक अकाउंट से डेबिट हुई है वो पेमेंट, तो डेट ऑफ डेबिट क्या है, 1 नवंबर 2018। फिर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या है, दैट इज 1 अक्टूबर 2018। फिर द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज, वैसे तो यहां पे दे दिया है लेकिन तुमको नॉर्मली 60 डेज काउंट करना पड़ेगा, वो है 1 दिसंबर 2018। तो इश्यू ऑफ इनवॉइस हमारा कब था, 1 अक्टूबर, तो अक्टूबर के कितने दिन, 30 डेज, और नवंबर के कितने दिन, नवंबर के 30 डेज और अक्टूबर के 30 डेज, ठीक है, तो 60 डेज हो गए। तो यहां पे फिर हमारा क्या है
क्योंकि 1 दिसंबर को हमको काउंट नहीं करना है, सेकंड से काउंट करना है, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, तो जो भी है तो 30 डेज हो गए, और उसका 61वां दिन जो है दैट इज 1 दिसंबर 2018। यहां पर तो ऑलरेडी दे दिया एग्जांपल में, लेकिन अगर नहीं भी दिया है तो यू हैव टू काउंट द 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। तो 60 डेज क्या है, ये 1 अक्टूबर है, सॉरी 1 दिसंबर है। तो अब यहां पे पहले हम क्या करेंगे, डेट ऑफ पेमेंट। तो डेट ऑफ पेमेंट में जिस दिन उसने एंट्री की है या जिस दिन उसके अकाउंट से डेबिट हुआ है, विच एवर इज अर्लियर। तो क्या डेट पता चल गई पहली, 23 अक्टूबर 2018, दिस इज योर फर्स्ट डेट। और 61st डे क्या है, 1 दिसंबर 2018, ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड डेट। ठीक है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अर्लियर ऑफ दीज टू डेट्स। तो टाइम ऑफ सप्लाई इसमें क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 23 अक्टूबर 2018। तो इन दिस पर्टिकुलर केस द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 23 अक्टूबर 2018। ठीक है, सो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट केस हमारा क्या है, वाउचर्स का है। इन केस ऑफ वाउचर्स, इन केस ऑफ वाउचर्स अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 4, हमने पहले भी वाउचर का केस किया था, यहां पे भी वाउचर्स का केस सेम है। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू वाउचर्स द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी, पहला है इफ द सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल, मैंने उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, आइडेंटिफिएबल। इन दैट पर्टिकुलर केस टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। सेकेंड है इन केस वेयर द सर्विसेज आर नॉट आइडेंटिफिएबल, इन केस सर्विसेज आर नॉट आइडेंटिफिएबल, आइडेंटिफिएबल नहीं है, तो इन दैट केस टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। जिस दिन हमने वाउचर को रिडीम किया है दैट विल बी द केस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। इस चीज को मैंने अपने पहले वीडियो में डिटेल से डिस्क्राइब किया हुआ है कि क्यों हम आइडेंटिफिएबल के केस में टाइम ऑफ सप्लाई लेते हैं डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, और नॉट आइडेंटिफिएबल के केस में क्यों लेते हैं टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर। तो सो प्लीज अगर आपको इसको देखना है तो आप मेरी जस्ट प्रीवियस वाली वीडियो जो है उसको देख लीजिए, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है सेम प्रोविजन से। नाउ सेक्शन 13 सबसेक्शन 5, अच्छा सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 जो है दैट इज रेजिडुअरी प्रोविजन, वो हमारा रेजिडुअरी प्रोविजन है गुड्स के केस में भी और सर्विसेज के केस में भी। हमने गुड्स के जो पहली वीडियो हमारी थी गुड्स के केस में सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 वो हमने डिस्कस नहीं किया था, और सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 भी हमने डिस्कस नहीं किया था। इसीलिए नहीं किया था क्योंकि गुड्स और सर्विसेज के केस में दोनों सेक्शन सिमिलर हैं। तो रेजिडुअल प्रोविजन के केस में क्या है, वेयर अ पीरियोडिकल, मतलब कि वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, 3 एंड 4, जो भी हमने डिस्कस किया है, अगर वहां पे हमारा टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन नहीं हो पाता है तो इन दैट पर्टिकुलर केस सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 विल बी एप्लीकेबल। तो उसमें इसको हम बोलते हैं रेजिडुअल प्रोविजन, रेजिडुअल प्रोविजन। इन दैट पर्टिकुलर केस where a periodical return has to be filed, where a periodical return मतलब मंथली रिटर्न है या क्वार्टरली रिटर्न है, periodical return has to be filed. तो in that particular case date on which such time of supply will be date on which such return is filed, on which such return is filed. तो उस पर्टिकुलर केस में जब हम पीरियोडिकल रिटर्न हम फाइल करते हैं तो इन दैट पर्टिकुलर केस द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑन विच सच पीरियोडिकल रिटर्न्स आर बीइंग फाइल्ड। सेकंड हमारा क्या है, इन एनी अदर केसेस, अब इसमें भी रेजिडुअल प्रोविजन है, इन एनी अदर केसेस डेट ऑन विच टैक्स इज पेड। ठीक है, जिस दिन टैक्स पे किया है दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑन विच टैक्स इज पेड। बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट, जब कहीं से कोई सेक्शन नहीं एप्लीकेबल है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल है, डेट ऑन विच टैक्स इज पेड दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। सेम प्रोविजन हमारा गुड्स के केस में भी है, यहाँ दो ही पॉइंट्स हैं यहाँ पर, व्हेन पीरियोडिकल रिटर्न और इन एनी अदर केसेस, इसलिए मैंने इसको वहां पर डिस्कस नहीं किया था कि दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पर एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो ये सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 था।
इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 13 सबसेक्शन 6, और दिस इज वेरी सिमिलर टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 जो कि गुड्स से रिलेटेड है। तो ये जो है ये सर्विसेज से रिलेटेड है और ये गुड्स से रिलेटेड है। तो यहां पर क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ इंटरेस्ट एटसेट्रा। इंटरेस्ट का क्या केस है सर, इंटरेस्ट पे कैसे टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन करेंगे? तो इन दिस पर्टिकुलर केस पहले मैं इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा। The time of supply to the extent it relates to an addition in the value of supply by way of interest, late fee or penalty for delayed payment of any consideration shall be the date on which the supplier receives such an addition। इसका क्या मतलब है? Suppose that मैंने ये मेरी टैक्स इनवॉइस है, ये मेरी क्या है, टैक्स इनवॉइस है। इसमें मैंने कहा भाई गुड्स आपने लिया है 1 लाख रुपए का, उस पे CGST है 18,000 रुपीज़ का 18% के हिसाब से, और SGST है 18% के हिसाब से 18,000। तो टोटल जो इनवॉइस वैल्यू है दैट इज 1,36,000 रुपीज़ हमको पे करना है। ये जो इनवॉइस इशूड है ये हमारी 1 अक्टूबर 2019 की इशूड है। मैंने कहा कि यू हैव टू मेक दिस वैल्यू, मीन जो इनवॉइस वैल्यू है जिसका हमको पेमेंट करना है, you have to pay this value up to 1st December 2018। 1 दिसंबर 2018 तक आपको ये पे कर देना है। उसके बाद जितने महीने का डिले होगा उतने महीने के हिसाब से 2,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आई विल चार्ज इंटरेस्ट। यहाँ पे कोई फिक्स रेट नहीं ले रहा मैं, क्योंकि फिर वो डेज में आ जाएगा, मैं सीधा मंथ पे काउंट करता हूँ। मैंने कहा कि अगर आप 1 दिसंबर 2000, मतलब मैंने एक स्पेसिफिक डेट इनवॉइस जब मैंने इशू किया तो उस इनवॉइस के साथ साथ मैंने, चाहे वो गुड्स का केस हो चाहे वो सर्विसेज का केस हो, तो उस इनवॉइस के साथ साथ मैंने उस पर एक ड्यू डेट डाल दी कि भाई यू हैव टू मेक दिस मच ऑफ पेमेंट विच इज इंडिकेटेड अगेंस्ट दिस इनवॉइस, यू हैव टू पे दिस मच ऑफ अमाउंट अप टू 1 दिसंबर 2018। 1 दिसंबर 2018 तक आपको पे कर देना है। उसके बाद अगर आपने पे नहीं करते हैं तो फॉर एवरी मंथ, एवरी एडिशनल मंथ, an amount of rupees 2,000 per month will be charged as an interest। Suppose that मैंने दिसंबर बीत गया, जनवरी बीत गया, मैंने 1 फरवरी को पेमेंट किया, ठीक है, ये 2019 है, तो 2020 में हमने क्या किया, उसको पेमेंट किया। 2 महीने का डिले है, तो 2 महीने के डिले में हमको उसको क्या करना है, 4,000 रुपीज हमको क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। तो जिस दिन हम उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो ये क्या है, एडिशन हो गया। दिस इज कॉल्ड एडिशन इन द इनवॉइस वैल्यू या एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ड्यू टू इंटरेस्ट, ड्यू टू लेट पेमेंट, ड्यू टू पेनाल्टी विच इज चार्ज्ड बाय द सप्लायर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एडिशन। तो ये जो एडिशन में पे कर रहा हूं, तो इस एडिशन पे भी मुझे टैक्स पे करना है। तो इस एडिशन पे जो मैं टैक्स पे करूंगा दैट इज, तो इसका जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा दैट विल बी द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स सच एडिशन। तो सप्लायर क्या कर रहा है, 1 फरवरी को रिसीव कर रहा है। ये जो एडिशन हुआ है, इंटरेस्ट जो एडिशन हुआ है टुवर्ड्स इंटरेस्ट, इट इज रिसीव्ड बाय द सप्लायर ऑन 1 फरवरी 2020। तो इन दिस पर्टिकुलर केस द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 1 फरवरी 2020। ठीक है, लेकिन सर ठीक है ये तो पे कर दिया, अगर वो कोई इंटरेस्ट पे ही नहीं करता है, सपोज दैट उसने कहा चलो यार माफ कर दो, इतने मैं तुम्हारा रेगुलर कस्टमर हूँ, गलती हो गई, थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, तो सप्लायर ने कहा चलो ठीक है मैं माफ कर देता हूँ, उसने पूरा माफ कर दिया, नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं होगा वहां पर, कोई टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होगा। या सपोज दैट उसने 50% ही सिर्फ माफ किया है, 2,000 स्टिल उसको देना है, तो ये 2,000 जो भाई 4,000 का 50% उसने वेव कर दिया, माफ कर दिया, स्टिल अभी 2,000 इंटरेस्ट देना है। तो जिस दिन 2,000 वो इंटरेस्ट देगा, चाहे वो 1 फरवरी को दे चाहे जब भी दे, तो जिस दिन देगा दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। तो इन दैट पर्टिकुलर केस मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर उसने वेव कर दिया है तो देयर विल बी नो एनी टाइम ऑफ सप्लाई, क्योंकि यहाँ पर कोई टैक्स होगा ही नहीं। लेकिन 50% वेव किया है तो जितना वेव करते उतने पे नहीं होगा, बाकी का हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन करेंगे और उतने पे हमको क्या करना है, टैक्स पे करना है। ठीक है, तो सेक्शन 12 और सबसेक्शन 6 और सेक्शन 13 सबसेक्शन 6 दोनों में ही ये सेम कंडीशंस हैं, इसलिए मैंने वहां पर वो कंडीशन डिस्कस नहीं किया था कि मैं दोनों कंडीशंस यहाँ पे एक साथ डिस्कस कर लूंगा। सेक्शन 12 सबसेक्शन 5, सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 ये एक साथ दोनों सिमिलर हैं, और सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 एंड सेक्शन 13 सबसेक्शन 6
ये दोनों सेक्शन सब सेक्शंस के हैं सेम है। तो गुड्स और सर्विसेज के केस में ये जो रिजिडुअल प्रोविजन और ये बाय वे ऑफ इंटरेस्ट है, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो आई होप कि ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है टाइम ऑफ सप्लाई का, ये आपको समझ में आया होगा। गाइज प्लीज, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। सो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस आवर न्यू टॉपिक। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।